गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड चैप्टर द फर्स्ट फ्लाइट। ओके, एंड दिस चैप्टर कंसिस्टेड ऑफ टू स्टोरीज, जिसमें से कि एक स्टोरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि क्या थी बच्चों, याद करो, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इन विच वी हैव कंप्लीटेड हिज फर्स्ट फ्लाइट की एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज जो हमारा नेक्स्ट स्टोरी होने वाली है दैट विल बी ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, ये स्टोरी को किसने लिखा है, फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। तो पहले हम इस स्टोरी को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों, और फिर दोनों की साथ में क्वेश्चन आंसर्स को फिर देखेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आई होप बच्चों आपको पुरानी वाली स्टोरी याद होगी। बाकी जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे तो एक बार फटाफट से इसको भी तब उसी टाइम रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, आज नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। ओके, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द ब्लैक एरोप्लेन इज गोइंग टू बी आवर टॉपिक ऑफ टुडे। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। द मून वॉज coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota airplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले पैराग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है कि एक पायलट है जो कि क्या कर रहा है, जो कि अपने एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा है। ठीक है, ही इज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन, और वो बता रहे हैं हमें कि किस तरह से जो वहां का मौसम है वो कितना ज्यादा क्लियर है। और ये हमें कहां से पता चल पा रहा है, देखो, जब हम इन लाइंस को देखते हैं कि द मून वॉज कमिंग अप, मतलब जो मून था, जो चांद था, वो क्लियरली विजिबल था स्काई में। ठीक है, देयर वॉज नॉट अ सिंगल क्लाउड, कोई भी क्लाउड नहीं था, बादल नहीं थे आसमान में। और इसी वजह से जो पायलट था वो बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे अपना एरोप्लेन फ्लाई करने में बहुत ज्यादा इंजॉय आ रहा था। भले ही वो अकेला था, लेकिन जब वो नीचे देखता है कि नीचे जो लोग हैं वो अभी इस वक्त सो रहे होंगे और मैं अपना आराम से अकेले में एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा हूं, तो इस फीलिंग से उसे खुशी आ रही थी। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट्स कि वो कौन सा एरोप्लेन उड़ा रहा था। तो ही वॉज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। वो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन वो फ्लाई कर रहा था। और कहां पे था उस वक्त वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड की तरफ आ रहा था। ठीक है बच्चों, और क्योंकि वो अपनी फ्लाइट कंप्लीट करके वापस आ रहा था, तो जैसे हर इंसान अपनी जॉब करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद घर वापस आता है, तो वो क्या सोचता है कि हाँ अब मैं हॉलीडेज में क्या करूंगा, छुट्टियों में क्या करूंगा। तो वो भी अपनी हॉलीडेज वगैरह के बारे में ही सोच रहा था कि अब मैं छुट्टियों में कहाँ जाऊंगा और अपनी फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करूंगा। और उसी वक्त वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं। उस टाइम टाइम कितना हो रहा था बच्चों, 1:30 इन द मॉर्निंग। मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं। ठीक है, जिसको कि हम रात के 1:30 भी बोलते हैं, तो वो मॉर्निंग का क्योंकि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए कहा गया कि सुबह के 1:30 बज रहे होते हैं। ये पैराग्राफ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the airplane, I saw the lights of big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I'm on my way to England over. तो उसे लगता है कि अब मैं क्योंकि अपनी जो लैंडिंग प्लेस है वहां के पास पहुंचने वाला हूं, तो मुझे क्या कर लेना चाहिए, एक बार जो पेरिस कंट्रोल होता है, जो वहां का जो क्या कह सकते हो बच्चों आप, जहां पे उसे लैंड करना होता है वहां पे वो एक बार उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है ना, कि दिस प्लेन इज गोइंग टू दिस, और ये प्लेन का पूरा नाम बताना पड़ता है, कोड वगैरह देना पड़ता है, और बोलना पड़ता है कि मैं इतनी देर में लैंड करने वाला हूँ, ताकि जो रनवे वगैरह है वो उसको क्लियर रखे, वहां पे कोई हर्डल वगैरह, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। ठीक है, ताकि प्रॉपर लैंडिंग हो सके। तो वो देखता है कि हाँ, अपनी एरोप्लेन के जस्ट सामने उसको सिटी की लाइट्स भी दिखने लग जाती है कि हाँ मैं सिटी पहुंचने वाला हूँ। ठीक है, तो वो पेरिस कंट्रोल में कॉल करता है, और पेरिस कंट्रोल में कहता है कि दिस 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 इज गोइंग टू लैंड, डू यू हेयर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। ठीक है, वहां से तुरंत आवाज आती है, DS088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर।
वहां से आवाज आती है कि अब अच्छा आपको इंग्लैंड जाना है तो आप क्या कीजिए, आप 12 डिग्रीज पे अपने जो एरोप्लेन है उसको टर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बच्चों इनका जो ट्रेवल का वो होता है वो डिग्रीज के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग इनको अपना टिल्ट करना पड़ता है अपने एरोप्लेन को, जो भी इनका स्टेयरिंग वगैरह होता है उसको डिग्रीज के अकॉर्डिंग ही ये टिल्ट करते हैं, ठीक। तो वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आप इतना डिग्रीज टिल्ट कीजिए तो जो आपका अपना पाथ है आप उस पर आ जाएंगे। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो इस बात को कंफर्म करने के लिए कि हाँ जो मुझे रास्ता बताया गया वो ठीक है या नहीं, वो एक बार अपने मैप में चेक करते हैं ना। जैसे हमें भी है, हम किसी से रास्ता पूछते हैं कि यहाँ जाना है, तो एक बार हम उस रास्ते को क्रॉस चेक भी करते हैं ना, कि ऐसा थोड़ी किसी ने एक बार रास्ता बताया और हम उसी रास्ते पे चल लें। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है कि कहीं हम गलत रास्ता ना ले लें। तो वो मैप लेते हैं, उसको क्रॉस चेक करते हैं और फिर अपना कंपास देखते हैं कि कंपास में मुझे 12 डिग्रीज कितना मुड़ना है। फिर अपने प्लेन को 12 डिग्रीज पे वो करते हैं, ट्यून करते हैं और उधर की तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ वो आगे बढ़ जाते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और अपने मन में वो सोच रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए घर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट एज गुड अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये कहते हैं कि सब बहुत अच्छा बढ़िया जा रहा होता है, मैं भी ब्रेकफास्ट के लिए मुझे लगता है कि मैं घर पहुंचने वाला हूँ। और वैसे भी कौन सा ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो, इसको आप याद रखेंगे, अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। क्योंकि जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है बच्चों, वो माना जाता है कि वो काफी हेल्दी ब्रेकफास्ट और काफी ज्यादा चीजें उसमें होती हैं। जैसे आपने इंडियन डाइट देखी होगी, इंडियन डाइट में क्या, इंडियन कुजीन में क्या होता है, बहुत सारा खाना आपको प्रकार का मिलता है। तो वैसे ही जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है उसमें भी आपको तरह तरह की चीजें मिलती हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जो कि मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। वो कहते हैं बहुत ईजी फ्लाइट भी जो वो है बहुत ईजिली जा रही होती है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बच्चों, ठीक है। जैसे ही वो पेरिस को 150 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं पेरिस से, उनको सामने दिखाई देते हैं क्या, क्लाउड। क्लाउड्स यानी कि बच्चों बादल उनको दिखाई देते हैं, और बादल भी कैसे, स्टॉर्म वाले, तूफानी बादल, ठीक है, तूफान वाले बादल उनको सामने दिखाई देते हैं। दे वर ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है बच्चों बहुत बड़े, ठीक है, वो बहुत बड़े बादल थे। विशाल, आप जिसे कहते हैं ना हिंदी में बहुत विशाल है, जैसे हिमालय पर्वत बहुत विशाल है, उसी तरह के ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि काले माउंटेन्स, ब्लैक माउंटेन्स, काले पहाड़ मेरे सामने खड़े हो गए हों अक्रॉस द स्काई। और बच्चों जो पायलट है वो बादलों के बीच में से अपने एरोप्लेन को नहीं ले जा सकते, क्योंकि बादलों के बीच खतरा होता है, क्योंकि वहां जाके विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, ठीक है। और आपको पता है बादलों में क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा, आयंस चार्जेस वगैरह होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी डर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए जो पायलट्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं किसी भी क्लाउड वाले एरिया से अपने एरोप्लेन को गुजारना, ठीक है। तो वो दो चीजें सोचते हैं कि, और ये जो बादल था ये छोटा मोटा बादल नहीं था कि वो उसके ऊपर से फ्लाई कर जाते, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं ऊपर से नहीं ले जा सकता था, इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा क्लाउड था। क्योंकि एरोप्लेन का एक हाइट लेने की एक लिमिट होती है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा हाइट नहीं ले सकता, एकदम सीधा ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तो उनको ये पता लग गया था कि मैं इसके ऊपर से तो अपने एरोप्लेन को नहीं ले जा पाऊंगा। और दूसरा कि अब आप सोचेंगे कि वो साइड से भी ले जा सकते थे, तो जिसपे वो कहते हैं कि मैं इतना फ्यूल मेरे पास नहीं था, क्योंकि जब अगर बादल के साइड से घुमा के ले जाना पड़े तो लॉन्ग रूट जो है वो लॉन्ग हो जाता है। और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो इनके पास फ्यूल था, फ्यूल का सिर्फ और सिर्फ आखिरी टैंक इनके पास बचा था, तो इतना ही फ्यूल था कि वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड पहुंच सकते थे। और अगर वो लॉन्ग रूट ले लेते, बादल के लेफ्ट या फिर राइट से जाते, तो फिर वो फ्यूल उनका आधे में खत्म हो जाता। और अगर फ्यूल खत्म हो जाता बच्चों, तो आपको पता है कि कितना डेंजरस वो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, तो उनको लगा कि शायद अब मैं इंग्लैंड तो नहीं पहुंच पाऊंगा और मुझे अपने प्लेन को वापस मोड़ना पड़ेगा और मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि मुझे तो किसी भी हालत में घर जाना है।
आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। अब उनके माइंड में वो ब्रेकफास्ट वाली बात चल रही थी कि मुझे ब्रेकफास्ट अपना इंग्लैंड में ही करना है, मुझे वापस फ्रांस नहीं जाना। आई विल टेक द रिस्क। और देखो बच्चों, यहाँ पे जो पायलट है वो एक तरह से बोल सकते हैं हम बहुत बड़ी नासमझी या फिर गलती भी कर देते हैं कि वो रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और कितनी बड़ी गलती वो करते हैं कि ना तो वो ऊपर से जा सकते थे, ना लेफ्ट राइट ले सकते थे, तो वो सीधा स्टॉर्म, जो तूफानी बादल सामने थे उनके, सीधा उनसे ही अपने एरोप्लेन को निकाल देते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। जैसे कि मैंने आपको बच्चों ऑलरेडी बताया कि क्लाउड्स, जो स्टॉर्मी क्लाउड्स होते हैं, उनके अंदर कैसा होता है, विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, कुछ भी पायलट को दिखाई नहीं देता है। और हुआ भी वही, ठीक है। सब कुछ अचानक से क्या हो गया, वो कह रहे हैं कि चारों तरफ सब कुछ काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना मेरे लिए क्या हो रहा था, इम्पॉसिबल हो रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। क्योंकि वो पहले ही बताया गया कि ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, मतलब पुराना एरोप्लेन था वो थोड़ा, तो वो एरोप्लेन क्या होने लग गया, उस तूफान में जंप करने लग गया, उछलने लग गया। और ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब था बच्चों इधर उधर हिलने डुलने लग गया। आई लुक्ड एट द कंपास। फिर मैंने कंपास की तरफ देखा कि कहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत तो नहीं चला गया। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? इज देयर एनी डाउट टिल हियर? वो कहते हैं, देखो यहाँ पे बच्चों आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, कैसा काले बादलों के बीच में वो यहाँ पे हमारा जो पायलट है वो फंस चुका है, ठीक है। अब जो आप बगल में एक एरोप्लेन देख रहे हैं, ये स्टोरी में अभी आया नहीं है, ठीक है। ये जब इसकी स्टोरी में एंट्री होगी तो मैं आपको वो चीज भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये दूसरा एरोप्लेन कहां से आता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप बस ये देखो कि जो हमारा एरोप्लेन है वो किस तरह से काले बादलों में फंसा हुआ है और कितनी बुरी सिचुएशन में अभी जो हमारा पायलट है वो फंस चुका है। एक छोटी सी गलती कि उसने, उसको क्या हुआ कि गॉट ग्रेडी फॉर द बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। उसको इंग्लिश ब्रेकफास्ट का लालच आया मन में, उसने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। अब रिस्क लेने का कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा बच्चों, वो तो आगे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। ठीक है, जैसे ही उन्होंने कंपास देखा डायरेक्शन देखने के लिए, तो वो देखते हैं कि जो कंपास की निडल है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रही है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसे तो कभी नहीं होता ना बच्चों, कंपास की निडल सिर्फ और सिर्फ उधर साइड में घूमती है जिधर को डिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पे वो नॉर्थ साउथ की हमें डायरेक्शन बताती है। कभी कंपास की निडल गोल गोल घूम सकती है क्या? नहीं घूम सकती। तो कुछ अलग सी चीज हो रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग हैपनिंग अराउंड हिम। इट वॉज डेड। वो पूरी तरह से, कंपास कहते हैं कि वो पूरी तरह से डेड हो चुका था। इट वॉज नॉट वर्किंग, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। और बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी जब वो चेक करते हैं कि शायद कोई सा इंस्ट्रूमेंट तो चल रहा होगा, लेकिन वहां पे कोई से भी इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहे होते, सबके सब वर नॉट वर्किंग। उस नॉट वर्किंग को ही बच्चों इन्होंने कहा गया है डेड, ठीक है। वैसे इंस्ट्रूमेंट्स कभी डेड नहीं होते, लेकिन ये कहने का ऑथर का एक तरीका है कि जैसे जो सिचुएशन है ना उसको थोड़ा और हॉरिफाइंग दिखाने के लिए कि हाँ उस वक्त कितनी खतरनाक सिचुएशन हो गई थी कि इंस्ट्रूमेंट भी डेड हो गए थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही मरने लगे थे। धीरे धीरे एरोप्लेन भी मर जाता और फिर पायलट को की भी मौत हो जाती। तो इस तरह से थोड़ा स्टोरी को और ज्यादा हॉरिफाइंग बनाने के लिए जो ऑथर है उसने इस तरीके के वर्ड्स यूज किए हैं, ठीक है। फिर लास्ट उनकी आखिरी उम्मीद बचती है उनका रेडियो। वो रेडियो से ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कहीं तो वो हो जाए, कनेक्ट हो जाए मेरा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी? देयर वाज नो आंसर। वो रेडियो में क्या बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, क्या मुझे कोई सुन पा रहा है? और वहां से कोई भी आंसर नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि इसका मतलब है कि जो रेडियो है वो भी अब वर्क नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो सिचुएशन अब कैसी हो चुकी थी बच्चों, ना तो उनका रेडियो काम कर रहा है, ना उन्हें दिख रहा है कि क्या चल रहा है, और ना कंपास भी उनका वर्क नहीं कर रहा है। और अब वो बीच में एकदम खो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है कि मैं अब हूं कहाँ, ठीक है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं फ्रांस की तरफ जा रहा हूँ या मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, कुछ भी उनको पता नहीं है। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। वो कहते हैं कि मैं स्टॉर्म में अब खो चुका था। लॉस्ट का मतलब आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स, लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना, ठीक है। तो अब उस तूफान में हमारा पायलट खो चुका है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तो कहते हैं अब देखो एंट्री होती है एक दूसरे एरोप्लेन की। उनको उसी काले बादलों के बीच में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई पड़ता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। और नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो एरोप्लेन होते हैं उनके विंग्स पे लाइट्स होती हैं, लेकिन इस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन
लाइट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं देख पा रहा था कि कोई तो एरोप्लेन है जो मेरे बगल में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवर्ड्स मी, और मुझे यहां तक ये भी दिख रहा था कि उसके अंदर जो पायलट बैठा है वो मेरी तरफ देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और ऐसे मोमेंट में मैं दूसरे पायलट को देख के बहुत खुश हुआ। और ऐसा सिचुएशन में होता भी है स्टूडेंट, ठीक है। जब कभी आप ऐसी किसी जगह पे फंस जाएं जहां पे आप एकदम अकेले हो, ठीक है, और मतलब दूर दूर तक कोई भी दिखाई ना दे, और वहां पे अगर आपको कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति, चाहे वो फिर कोई भी हो, ठीक है, आप उसे ना जानते हो या दूसरी कंट्री का हो या जो मर्जी हो, ठीक है, इट कैन बी इवन अ स्ट्रेंजर फॉर यू, कोई आपके लिए अनजान व्यक्ति भी हो, लेकिन आपको उस वक्त वो क्या लगता है, वो अपना बहुत ज्यादा क्लोज्ड वन, एक रिलेटिव टाइप का लगता है कि हाँ, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी बुरी मुसीबत में कोई तो इंसान मुझे मिला, ठीक है। तो ऐसा ही किसको भी लगता है, पायलट को भी यहाँ पे महसूस होता है कि वो एक दूसरे पायलट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, और वो दूसरा पायलट जो होता है वो क्या करता है, अपना हैंड लिफ्ट करता है, मतलब हवा में इस तरह से उठाता है और वेव करता है। वेव का मतलब होता है बच्चों अपने हाथ को हिलाना, ठीक है, तो वेव करना, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी याद रखेंगे इस वर्ड को कि अगर आप कभी किसी को हाथ हिला के हेलो बाय बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेविंग योर हैंड। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Follow me, he was saying, follow me. He knows that I'm lost, I thought. He is trying to help me. और वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा होता है, वो कहता है कि फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि मुझे, मेरे पीछे आओ, ठीक है। फॉलो मी का मतलब होता है मेरे पीछे आओ। तो दूसरा पायलट उसे कहता है कि मेरे पीछे आओ, और ऑथर को ऐसा लग जाता है, पायलट को ऐसा लग जाता है, जो हमारा वाला पायलट है हमारी स्टोरी का, उसे ऐसा लगता है कि इसे भी पता चल चुका है कि मैं इस तूफान में खो गया हूं, और इसीलिए, और ये मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, ठीक है। He turned his aeroplane slowly to the north, और वो उसके पीछे चल पड़ता है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है, तो वो भी अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ ले जाता है। फ्रंट ऑफ माई डोकोटा सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ठीक है, और उसके पीछे पीछे चलता है ताकि उसको इजिली फॉलो कर पाए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और वो कहता है कि मैं उस एरोप्लेन के पीछे ऐसा जा रहा था जैसे कि किसी बड़े आदमी के पीछे एक छोटा सा ओबीडियंट चाइल्ड, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी बच्चा किसी अपने बड़े के पीछे जाता है, उसी तरीके से मैं एक उस एरोप्लेन के पीछे मैं भी एक छोटे बच्चे की तरह जाने लग गया था, ठीक है। ओबीडियंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा, अगर आप में से कोई ओबीडियंट स्टूडेंट है तो ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। तो इस वक्त जो हमारा पायलट है वो भी आज्ञाकारी बन चुका है, वो भी। आगे क्या कहते हैं बच्चों, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और वो कहते हैं कि उसके थोड़े देर बाद, कम से कम आधे घंटे बाद भी, जो मुझे वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, ठीक है, उसको स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन क्यों कहा जा रहा है बच्चों? स्ट्रेंज का मतलब है बहुत ही अजीबो गरीब, ठीक है, और अजीबो गरीब तो वो इसलिए है बच्चों क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वो वहां पे आया कैसे, ठीक है। और जब जो पायलट है हमारा वो फंसा हुआ था उस स्टॉर्म में, तो उस वाले एरोप्लेन को कैसे वहां का रास्ता पता था, ठीक है, उसे भी वहां फंस जाना चाहिए था, लेकिन वो तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि हाँ, जैसे कि उसे पूरा रास्ता पता हो और वो वहां ऑलरेडी आता जाता रहता हो, ठीक है। और जिस तरह से, क्योंकि जो हमारा पायलट है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई नौसिखिया पायलट होगा, उसे भी बहुत पहले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जब वहां फंस सकता है तो फिर वाला एरोप्लेन कैसे नहीं फंसा, और वो वहां पे पहुंचा कैसे, जबकि वहां पे कोई और फ्लाइट उस वक्त नहीं थी। दूसरा रीजन ये ब्लैक एरोप्लेन इसलिए कि उसमें कोई सी भी लाइट जल क्यों नहीं रही थी, ठीक है, वो पूरी तरह से ब्लैक क्यों था, और वहां की जो उसकी जो लाइट्स थी वो क्यों नहीं जल रही थी, ठीक है। तो इसलिए उसको ब्लैक एरोप्लेन कह के, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन कह के बताया गया है। और वो कहते हैं कि वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, और वो मुझे अभी भी अपने क्लाउड्स के सामने दिख रहा था। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कितना फ्यूल बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट ही और फ्लाई कर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेन अगेन, और मुझे फिर से डर लगने लग गया कि यार अब तो मेरे पास टाइम भी कम बचा है और मेरा पास फ्यूल खत्म होने वाला है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और फिर वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो क्या करने लग गया, वो नीचे की तरफ जाने लग गया, और मैं फिर से एक ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह उसको फॉलो करने लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. It was a runway. ठीक है,
फिर जैसे ही उनको अचानक दिखता है, क्या दिखता है, एक 2 स्ट्रेट लाइंस दिखती हैं और जहाँ पे क्या लगी होती है, लाइट लगी होती है, और ये जान के उनको पता चलता है कि मैं तो अब रनवे में पहुंच चुका हूँ, एन एयरपोर्ट। और देखते हैं कि अरे ये तो एयरपोर्ट है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आई वॉज सेफ, क्योंकि मैं क्या था, मैं अब सेफ था, सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। और फिर वो देखने की कोशिश करते हैं, तो वो देखता है कि जिस एरोप्लेन ने, जिस पायलट ने मेरी हेल्प करी, वो कहाँ पे चला गया। तो जैसे ही वो पीछे इधर उधर मुड़ के देखता है तो उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। जो स्काई था वो पूरी तरह से एम्प्टी था। एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली, ठीक है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या था, खाली था, कोई भी वहां पे विजिबल नहीं हो रहा था। क्लियर बच्चों? देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन मेरी मदद करने आया था वो अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी ढूंढ नहीं पा रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। ठीक है, मैंने लैंड किया, क्योंकि लैंड करना उनको, वो और ज्यादा नहीं ढूंढ सकते थे, उनके पास से 5-10 मिनट का ही फ्यूल बचा था, तो उनको लैंड करना पड़ा। वॉज नॉट सॉरी टू, और इसलिए वॉक अवे भी वहां से करना पड़ा, क्योंकि एंड ही वॉज नॉट सॉरी फॉर दैट बिकॉज उनको कंट्रोल टावर में जाना था। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस तरह से वो कंट्रोल रूम में जाते हैं और इस लेडी से, जो कि ऑफिस में बैठी होती है, इससे पूछते हैं कि मैं एक्चुअली कहाँ पे खो गया था, और जो एरोप्लेन मुझे बचाने के लिए आया उसके पायलट कहाँ पर है, क्योंकि मैं एक्चुअली उनको क्या करना चाहता हूँ, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो जब ये लेडी ये बात को सुनती हैं तो उनकी बात पहले सुनती हैं और फिर उसके बाद हंसने लग जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे कि उनके हंसने का क्या कारण था, किस वजह से वो लेडी हंसने लग जाती है। Another airplane up there in the storm. No other airplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. वो कहती है दूसरा एरोप्लेन। अब दूसरे एरोप्लेन की क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा तो कोई भी एरोप्लेन इस बार मतलब स्काई में फ्लाई नहीं कर रहा था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इकलौता आपका ही एरोप्लेन था जो फ्लाई कर रहा था, जिसको कि मैं अपने रडार में देख पा रही थी। तो समझ रहे हो बच्चों कि क्या स्टोरी क्या थी। वहां पे जिस ब्लैक एरोप्लेन ने हमारे पायलट की हेल्प करी, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ठीक है, क्योंकि वो रडार में तो किसी को दिखा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किसको दिखा, वो पायलट को ही दिखाई दिया। और शायद हो सकता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ पायलट की हेल्प करने के लिए ही आया हो। तो यहाँ पे थोड़ा तो कुछ ना कुछ इस स्टोरी में मिस्ट्री है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऑथर के मन में अब बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, ऑथर या फिर आप जो पायलट है उसके मन में, कि सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स। तो पायलट कौन था जिसने कि मुझे सेफली यहाँ पहुंचाने में मदद करी, जबकि मेरे पास ना तो कंपास वर्क कर रहा था, ना मेरा रेडियो वर्क कर रहा था, और मेरे पास फ्यूल भी नहीं बचा था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस ब्लैक एरोप्लेन में जो अजीब सा दिखने में था, उसमें वो पायलट था, वो कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि उस तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना किसी लाइट्स के उस इम्पॉसिबल सी चीज को वो परफॉर्म कर रहा था। तो ये सारे सवाल बच्चों, जो ऑथर हैं वो हमें इन सारे सवालों के साथ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन कि आप इसके बाद क्या क्या स्टोरी को इमेजिन कर सकते हैं। तो हर स्टूडेंट अपना अलग अलग स्टोरी इमेजिन कर सकता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन क्या रहा होगा। और यही काइंड ऑफ होमवर्क मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ बच्चों, कि आप ये सोचेंगे कि जो एरोप्लेन वहां पे हमारे पायलट की हेल्प करने आया, तो एक्चुअली कौन था, क्योंकि वो रडार में भी विजिबल नहीं था, ना वो लैंड हुआ, और ना उसका ये पता है कि उसने टेक ऑफ कहाँ से किया। तो आखिरकार वो कौन हो सकता है, ये बच्चों एक मिस्ट्री है। ठीक है, इसके बारे में आप सोचिएगा कि क्या है। तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इस चैप्टर और हमारा जो पहला चैप्टर था, पहली स्टोरी थी हिज फर्स्ट फ्लाइट, उन दोनों के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन, टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।